औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपका गुज़रा हुआ हफ्ता बहुत अच्छा गुज़रा होगा और यकीनन बहुत अच्छा गुज़रा होगा। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर तरबियत औलाद पर मैं अपनी ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा की तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इस फरमान से करूंगी, अपनी औलादों के साथ खुश अखलाकी से पेश आओ और नेकी करो, क्योंकि वो ये गुमान रखते हैं कि तुम उनको रिज़्क अता करते हो। हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम गेस्ट ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा शाकरा रज़ा मौजूद हैं, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगी और हमारे सवालों के जवाब देंगी। नाज़रीन, कुछ देर के बाद हमारी फ़ोन लाइन्स भी ओपन कर दी जाएंगी और आप भी हमारे साथ शामिल होकर अपनी राय दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी के तजुर्बात बता सकते हैं। मैं आपको अपनी गेस्ट की तरफ लेकर चलूंगी। अस्सलाम वालेकुम शाकरा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कोमल कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजरा आपका हफ्ता? हाँ, खुदा का शुक्र है, अच्छा वक्त गुजर रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यकीनन जैसा आपने कहा कि ये हमारा प्रोग्राम जिसमें तरबियत औलाद का सिलसिला है, हमारे नाजरीन भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो भी हमें अपने कुछ एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ से और जो कुछ भी वो हमारे प्रोग्राम में ऐड अप करना चाहें हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल होंगे। यकीनन ये एक ऐसा मौजू है कि जिसमें बहुत से लोग इंटरेस्ट लेते हैं और लोगों के लिए बहुत सी ऐसे मौज़ूआत, ऐसी बातें उनके सामने आती हैं कि वो यकीनन फ़ायदा उठा रहे होंगे। शाकरा बाजी, मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ती हूँ और क्योंकि जो गुज़िश्ता हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें कॉल्स में जो आई थी और आपने माशाल्लाह उनका बड़ा मुझे अच्छी फीडबैक मिली और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ईमेल भी एक बनाएंगे जहां पर नाज़रीन हमें फीडबैक दे सकेंगे या उनके जो क्वेश्चंस वो ऑन एयर नहीं कर सकते वो ऑफ एयर हमसे कर सकते हैं। तो शाकरा बाजी, मैं पहले सवाल की तरफ चलूंगी कि औलाद की इस्लाह या तरबियत औलाद या हुस्न तरबियत वाजिब है, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? ये वाजिब है और इसके क्या क्या तकाजे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए, ये आपका सवाल कि औलाद की तरबियत वाजिब है, बिल्कुल सही है कि औलाद की तरबियत वाजिब है। औलाद जो आपके बेटा या बेटी जो भी है, जब वो दुनिया में आ जाते हैं उसके बाद जो माँ बाप का जिहाद है, जिसे मैं लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल करूंगी, वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर कई चीज़ें हैं, बहुत सारे तकाजे हैं जो हमारे सामने हैं और इस सवाल का आपका जो जवाब है उसमें सबसे पहले इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि हुस्न तरबियत में आप औलाद को कितनी अहमियत देते हैं। दीन इस्लाम में औलाद को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, कितनी अहादीस हैं हमारे सामने, कितने अक़वाल मासूमीन हैं कि औलाद इंसान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, एक बहुत बड़ा खजाना है। जनाब ज़करिया औलाद की तड़प के लिए खुदा से दुआ करते हैं और फरमाते हैं कि परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो मेरा वारिस हो। यानी औलाद जो है वो इंसान की वारिस होती है, ये बात जहन में रहनी चाहिए। इस एतबार से उस औलाद की तरबियत का एहतमाम करना है। अब जब हम तरबियत औलाद कहते हैं एक मुसलमान की हैसियत से, हमारी गुफ्तगू जो है दायरे इस्लाम में हो रही है, तो हमारे तकाजे आम तरबियतों से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो आम तरबियत है बच्चों की जो हो रही है, जो कि हर समझदार पेरेंट्स करते हैं, हर सिविलाइज्ड कल्चर में माँ बाप चाहते हैं कि अपनी औलाद को अच्छा उठाएं। ये एक वास्ट डेफिनेशन हो गई तरबियत औलाद की कि हर सिविलाइज्ड कल्चर में, हर पढ़े लिखे कल्चर में, हर पढ़े लिखे माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छा उठाना चाहते हैं और बेहतरीन तरबियत करते हैं और उनकी कोशिश होती है, वो फोकस करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग पर, जिसे हम हुस्न तरबियत कहते हैं। दायरे इस्लाम में इसकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहैसियत मुसलमान माँ बाप के हमारी तरबियत का दायरा और वसी हो जाता है कि हमें उन्हें एजुकेशन जो देनी है
यहाँ पर एक हस्ती का जिक्र कर दूं, ये बहुत बड़े फलसफी भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी थे, मरहूम डॉक्टर ख्वाजा गुलामुस सैयदैन। इन्होंने एजुकेशन का मतलब ये लिया है कि ये मदरसे में, स्कूल्स में जो डिफरेंट बच्चों को पढ़ाया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो सब एजुकेशन में शामिल होते हैं। एजुकेशन का मतलब यही है, टू एजुकेट ए चाइल्ड। ये जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को स्कूल में, ये उनकी एजुकेशन है। प्लस अब हमारे यहाँ जो एक खास एहतमाम है वो है दीन इस्लाम साथ में। तो हमें बच्चों की इस तरह तरबियत करनी है कि वो इस मॉडर्न एजुकेशन से फी ज़माना भी मुकाबला कर सकें और फिर इस्लाम के दायरे इस्लाम में रहकर। तो जाहिर है कि यहाँ कुछ चीज़ें, कुछ मुश्किलात का सामना ज़रूर वालिदैन को होता है, लेकिन उन मुश्किलात के लिए भी समझने और सोचने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ आपके सवाल के जवाब में मैं ज़रूर कहूँ कि पेरेंट्स जो हैं, एक तो खुद उनको भी के पास भी एजुकेशन होना चाहिए, यानी एजुकेटेड पेरेंट्स जो आपके बच्चे की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स ये समझें कि नहीं, एक ऐसी स्टेज आ गई है कि हम बच्चे हमारे काबू में नहीं हैं, इनको सही तरबियत ज़माने के एतबार से, बाहर के माहौल के एतबार से और फिर दीनी एतबार से हम नहीं दे सकते, तो ज़रूर किसी की हेल्प लेनी चाहिए, जो आपके ख़ानदान में या आपके माशरे में या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान हो जहां आप उनके मशवरों पर भी अमल करें। बाज़ वक्त पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं, और बाज़ वक्त मैंने ये भी देखा है कोमल के कुछ लोग भी ऐसे हैं कि मसाइल को समझने के बजाय उसको एक अलग नेगेटिव अप्रोच से लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। खुदा करे कि हमारे माशरे में ऐसे हमदर्द लोग भी हों, हैं, जरूर हैं, मगर उनकी तलाश करनी चाहिए। और ज्यादातर लोग मैं समझती हूँ कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो जरूर अपनी सोसाइटी में हेल्प करें कि अगर वो देखें कि किसी घर के माहौल की वजह से बच्चे जो हैं वो सही तरीके से प्रॉपर एजुकेट नहीं हो रहे हैं, और एजुकेशन का वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बड़ी वास्ट तारीफ है, यानी उसमें हमारा दीन भी शामिल होना चाहिए, उसमें हमारी दुनिया भी शामिल होनी चाहिए। और दीन के लिए यह है कि पेरेंट्स नमूना अमल बने, ऐसे माहौल में रहें जहां बच्चे ज्यादातर इस्लामिक उसमें रहें, और उनमें इतनी, आप उनको इतना सॉलिड कर दें अपने दीन के एतबार से कि अगर वो बाहर भी कुछ लोगों के पास जाएं तो उससे मुतासिर न हो, बल्कि दायरे इस्लाम में रहें। उन्हें अपनी जो इमाम बारगाहें हैं, जो मखसूस हमारी इबादत गाहें हैं, मस्जिद है, इमाम बारगाह है, ऐसी महफिलों में भी लेकर जाएं, और फिर साथ में उनके एजुकेशन का खास ख्याल रखें। अच्छा शाकरा बाजी, ये तो बच्चे की तरबियत के हवाले से चीज़ हो गई। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आती है या हमारे माशरे में देखी जाती है, पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन, कि अक्सर घरों में देखा जाता है कि पैसा बहुत फरावानी के साथ है, अल्लाह उनको और बरकत दे, और कुछ घरों में दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम माहौल में माँ बाप को क्या दुश्वारियां पेश आती हैं औलाद की तरबियत करते हुए, उन्हें किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए और ये किस तरह बच्चे पे असरअंदाज होती है? आपसे मैं चाहूंगी कि आप इसकी वजाहत कीजिए। देखिए, आपके सवाल जो है ना, उसके ऑलमोस्ट दो पार्ट्स हैं, और पहला पार्ट तो ये है कि जहां फाइनेंशियल स्टेटस डाउन है, यानी बहुत मुश्किल से वक्त गुजर रहा है, और दूसरा है कि जहां बहुत ज्यादा दौलत की फरावानी है। पहले तो यह है कि इन कंट्रीज में जो लोग भी वेस्ट में हैं, उतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इतनी नहीं है जितनी हमारी मुल्कों में है। ठीक है, तो इस वक्त हम बात करेंगे वेस्टर्न सोसाइटी में। वेस्टर्न सोसाइटी भी अब काफी डिवाइड हो गई है, और यहाँ पर भी जो एक जमाने में नहीं था मगर अब होता जा रहा है, स्टेटस का फर्क बढ़ता जा रहा है। पहले ये सिर्फ हमारे मुल्कों के मसाइल थे, मगर अब यहाँ पर भी कुछ हालात मुख्तलिफ हो गए हैं, और हमारी सोसाइटी भी तकरीबन दो हिस्सों में,
किसी हद तक तकसीम हो गई है। उतनी तकसीम तो जाहिर है नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ स्टेट वेलफेयर्स हैं, बच्चे जो हैं वो अगर एजुकेशन फ्री हासिल कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री हैं, मेडिकल फ्री है, तो उतना फर्क तो नहीं है, मगर स्टेटस वाइज फर्क इन मुल्कों में भी अब बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ दौलत की फरावानी, इतनी फरावानी तो खैर यहाँ नहीं है, मगर फिर भी हाई स्टेटस हैं लोगों के। तो पहली चीज को डिस्कस करने के लिए मैं ये कहूँ कि बच्चे पर घर के फाइनेंशियल हालात का फर्क जरूर पड़ता है। जब वो स्कूल्स में जाते हैं, एक बच्चा अपनी बर्थडे पार्टी को डिस्कस कर रहा है, एक बच्चा जिसकी बर्थडे में शायद ही किसी ने उसको हार्डली हैप्पी बर्थडे कहा हो, या शायद माँ बाप कुछ थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर सके हों। तो ये याद रखना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में हैं उसके भी कुछ थोड़े बहुत तकाजे हैं, बच्चों को आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशंस ज्यादा हार्ड हो जाती हैं, और वो हार्डशिप ये है कि सुबह से लेके शाम तक माँ बाप दोनों कमाने के धंधे में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि एक की कमाई से ज्यादातर गुजारा नहीं होता। तो होता यह है कि बच्चे स्कूल से निकले, स्कूल से निकलने के बाद फिर वो बेबी सिटर्स के पास चले गए, या आफ्टर स्कूल्स प्ले ग्रुप में चले गए। बच्चा पल तो रहा है, परवरिश तो हो रही है उसकी, मगर उस पर कुछ चीजें जरूर असरअंदाज होती हैं। इसलिए हम वैसे तो नहीं कह सकते हैं कि हर घर की क्या पोजीशन है, मगर इतनी राय या इतना मशवरा इस प्रोग्राम के तहत मैं जरूर दूंगी कि बच्चों पर अटेंशन के भी कुछ टाइमिंग्स रखें। अगर आप मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल बजट को, अपने घर के बजट को, तो माँ थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा टाइम दे, या फिर अगर खुशनसीबी से एडजस्टमेंट हो सकता है, नानी या दादी, नानी दादी का घर बहुत बड़ी अहमियत रखता है, दादा दादी का घर बहुत अहमियत रखता है, अगर बुजुर्ग हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजर जाए। क्योंकि जो ये फाइनेंशियल जद्दोजहद है, जो ये माशी जद्दोजहद है, इसकी वजह से भी बाज बच्चे उनकी सही तरबियत नहीं हो पाती, बाज वक्त वो इग्नोर होते हैं। अब इसमें भी दो तरह के बच्चे हैं, एक उस तरह के बच्चे भी हैं कि माँ बाप ने सुबह से शाम तक काम किया, मगर जो कुछ भी उनको बताया गया वो राह रास्त पर चले। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर माँ बाप की और खास तौर से माँ की तवज्जो न होने से वो काफी इग्नोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उनके पास वक्त है, अब जो बचा कुचा वक्त है इस मेहनत के बाद, वो खुदारा अपने बच्चों को दें, ताकि उनके अंदर ये कमी न रह जाए जो एक बाप की शफकत, जो एक माँ की मोहब्बत एक बच्चे की पर्सनैलिटी को पॉजिटिव डेवलप करती है। यहाँ पर ऐसे घराने तो कम हैं, मगर जरूर होंगे कि जहाँ दौलत की फरावानी है। अगर दौलत की फरावानी है, परवरदिगार आलम देकर भी आजमाता है, जैसा मौलाए कायनात ने दुआए मशलूल में फरमाया है, लेके भी आजमाता है। तो दौलत की फरावानी जिनके पास है, खुदा उनके जायज रिस्क में और इजाफा करे, मगर बच्चों को बहुत ज्यादा ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम जो चीज मांगेंगे, जिस वक्त चाहेंगे मिल जाएगी, क्योंकि मालूम नहीं है कि आने वाले हालात कैसे हों। आज बच्चे को माँ बाप सब कुछ दे सकते हैं, मालूम नहीं आने वाले हालात में वो अपने बच्चों को क्या दे सकें और क्या ना दे सकें। तो इस एतबार से बच्चों के ऊपर ज्यादा स्टेटस का असरअंदाज नहीं होना चाहिए, बल्कि है भी तो उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि बेटे ये सब कुछ है, ये मौजूद है। लेकिन कभी कहीं एक बड़ा अच्छा डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की कि कभी कभी बच्चों को आप लेकर बैठें और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जिस तरह से बच्चे वक्त गुजार रहे हैं, उनको आप वो फिल्म भी दिखाएं, वो भी दिखाएं जिंदगी के हालात, जब बच्चे जरा समझदार हो जाए कि देखो हर बच्चे को
दुनिया में ऐसा नहीं है हर बच्चा कि उसे वक्त पर खाना मिलता है, उसको सोने की जगह भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो जरा सा बच्चों के दिलों में ये एहसास भी हो कि देखो दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है, उस पर शुक्रगुजार भी हो और गरीबों की मदद और हमदर्दी का जज्बा भी पैदा हो। यकीनन। और इसी तरह कहा जाता है खुराक के बारे में भी कि जो पेरेंट्स कमा रहे हैं, मैंने भी ये पढ़ा कि जो शख्स अपने अहल वयाल के लिए जान मार कर रिज़्क कमाने जाता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके नामा माल में मुजाहिद फी सबिलिल्लाह लिख देते हैं उसके लिए। तो यकीनन हलाल रिस्क कमाना अपनी औलाद के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप थोड़ा कमाइए या ज़्यादा, पर यकीनन वो आपकी औलाद के जब जिस्म में जाएगा, उसके खून में शामिल होगा, तो उसका असर उसी तरीके से फिर होगा। शक्राबा जी, बहुत से मसाइल होते हैं जो कि हम डिस्कस करते रहेंगे और यकीनन बहुत से मौज़ूआत पर हम आगे जाएंगे, मगर इन्हीं के साथ साथ एक जो अहम मसला हमारे घरों में देखने के लिए आता है, बहुत से घरों में देखने में आता है कि बहन भाई की आपस में जेलसी होती है। बहनें बहनों से जल रही हैं, भाई भाइयों से, या फिर बहन भाई आपस में, उनमें एक हसद, एक जेलसी पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ऐसा? हाँ, मैं इस सवाल को अपने नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत दूंगी। और ये जो आपने इश्यू उठाया है ना इस सवाल में, अगरचे कि इसका जवाब तो बहुत तफसीली है, मगर फिर भी मैं ये कहूँ कि ये बड़ा सानेहा है कि कभी कभी सगे बहन भाइयों में हसद और जेलसी हो जाती है। देखिए, वैसे तो जेलसी और हसद सबसे बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत है, कभी किसी से नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपस में और बहन भाइयों में हसद का मादा पैदा हो जाना, बहन भाई एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, ये तो एक अलमिया और एक सानेहे की सूरत में है। ये क्यों होता है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें मैं ये कहूंगी कि माँ बाप का और माँ बाप के बाद जो आपके करीबी रिश्ते हैं उनका बहुत बड़ा दखल है। दीन इस्लाम ये कहता है, सरकार दो आलम रिसालत माप रहमत लिल आलमीन की हदीस है, और आप अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी औलाद का एहतराम करो, उन्हें हुस्न अदब से सुनो और अल्लाह तुम्हारी कोताहियों से दरगुजर फरमाएगा। यानी औलाद का एहतराम और उनका अदब, इसका मतलब क्या है? एहतराम और अदब को यूं लिया जाता है कि उनको अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशंस जो हैं वो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। बड़ा अप्रिसिएशन चाहता है, मगर बच्चे तो बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन चाहते हैं। ये जेलेसी क्यों डेवलप होती है? ये जेलेसी इसलिए डेवलप होती है कि आप एक एग्जाम्पल लें कि एक घर में 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लें, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 3-4 लड़कियां हैं सिर्फ। होता यह है कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखता है, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, अगरचे कि एक माँ बाप के गोद में पला बढ़ा, एक सगे माँ बाप है, कोई और माहौल नहीं मिला, मगर हर बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होती है। बाज वक्त जो कोताहियां होती हैं ना, वो क्या कोताहियां होती हैं कि जो बच्चा खूबसूरत है उसको बहुत अप्रिशिएट करने लगे। कोई बच्चा अगर ऐसा है कि जैसे 4-5 लड़कियां हैं, 1 बेटा हुआ है, तो कहीं कहीं उसको बहुत अप्रिशिएट करने लगते हैं, या वो बेटा भी बाज वक्त खुद समझता है क्योंकि मैं 4-5 बहनों में एक अकेला हूं। इसी तरह से कभी कोई बच्चा घर में, एक बच्चा बहुत जीनियस निकल आया, बहुत पढ़ाई में अच्छा है, तो माँ बाप उसे कंपेयर करने लगते हैं। शाकराबा जी, मैं नाज़रीन आपको बताती चलूं कि हमारी फोन लाइन्स ओपन हो गई हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप कॉल करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी राय दे सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरे को एक सवाल पूछना था। जी मेरी बहन, आप पूछ सकती हैं। अपने ननंद के लड़के का हिजाब करना चाहिए और बाल काटने।
मेरी बहन ये एक बाल काटने का जहाँ तक सवाल है, ये हमारा फिक्के जाफरी का प्रोग्राम, फिक्के अहले बैत का प्रोग्राम होता है मंडे को 7 to 8। आप उसमें सवाल कर सकती हैं, और पर्दे का भी आप उन्हीं से सवाल। अभी हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो तरबियत औलाद से मुंसलिक है, और आप अगर उसके बारे में कोई सवाल करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। अदरवाइज आपको मंडे को 7 to 8 फिक्के अहले बैत में आप सवाल कर सकती हैं मौलाना रजा हैदर के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाकरा जी। तो ये है कि देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लेके दुनिया में आता है, ठीक है। अब 3-4 बच्चे हैं, किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी है। एक तो बच्चों को कभी डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए। यानी ये डायरेक्ट कंपेयर की एग्जांपल ये है कि देखो वो इस क्लास में था, इस तरह से फर्स्ट आता था, तुम उसी क्लास में उसी उम्र के हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा देखो रिजल्ट क्या आया है। इससे क्या होता है कि बजाय आगे बढ़ने के शौक होने के, वो जो भाई या बहन जो फर्स्ट आई उससे उसको एक नफरत होने लगती है। तो बच्चों में जो कमजोरियां हैं ना, उन्हें इंडिविजुअल एक्सप्लेन करें, आपस में कभी मुकाबले ना करें। और जो बच्चा, जाहिर बात है कि जो बच्चा अच्छा है उसकी अच्छी बात पर उसे अच्छा तो जरूर कहा और ये कमी फिर देखने में आती है कि जब हम एक उम्र के बड़े हिस्से में पहुंचते हैं, और कुछ बहन भाई में ले लीजिए कि किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास छोटा घर है, वो चीज फिर हमारे चलती जाती है, एक हसद पैदा हो जाता है, एक नफरत जो बचपन से इंसान के अंदर आ रही होती है। देखें, बचपना और चीज होती है जब इंसान बाशऊर हो जाता है। अगरचे कि बाशऊर होने के बाद भी कभी कभी सगे बहन भाइयों में हसद हो जाती है, मगर बाशऊर होने के बाद तो फिर आपकी गलती है। इसलिए कि अल्लाह जिसको चाहता है जो अता करता है, अल्लाह जिसको चाहता है जिस नेमत से नवाजता है। तो बड़े होने के बाद तो यह है कि खुद इंसान में इतनी समझबूझ होनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने उसकी किस्मत में ये लिखा था, अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे दिया है मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ। मगर जो बचपना है, जो छोटी उम्र है ना, इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा दखल है बहन भाइयों के दरमियान प्यार और मोहब्बत को डेवलप करना। और जिस बच्चे की जो कमजोरी है उसको इस तरह से दूर करना कि वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए। बहुत से बच्चे जो हैं वो घर के अंदर ही इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। शाकरा जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको और भाजी शाकरा साहबा को सलाम अर्ज करती हूँ। वालेकुम तो अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, टॉपिक भी बहुत मेरी बहन, आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम रोजीना वाटफोर्ड से बोल रही हूँ। तो प्रोग्राम तो सारे ही अहले बैत के अच्छे होते हैं, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। तो ये जो बच्चों का आप बता रहे हैं कि ये फिर होता है ना, एक बच्चे से प्यार करें बाकी से ना करें, तो ये सांसे कमतरी, ये फिर बचपन से लाके एंड तक जब वो जवान भी हो जाते हैं बच्चे, तो फिर वो फीलिंग उनमें रहती है कि मेरे अपने 3 बेटियां, 3 बेटियों के बाद वो भाजी शाकरा बता रही थी किसी की 3 बेटियां 1 बेटा है, तो वो बेटे से ज्यादा करेंगे। तो नहीं, मैंने फिर ऐसे मेरे 3 बेटियां थी तो उनसे तो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर बेटे को भी करती, पर उनको फील नहीं होने दिया कि बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। तो माशाल्लाह ठीक ही है, पर बच्चे तो करते हैं, वैसे आप उसका करते हैं, मेरा नहीं करते। तो ये नहीं होना चाहिए, बच्चे सारे सेम ही होते हैं। जिस बच्चे को भी तकलीफ होगी माँ बाप को, तो फिर वो तकलीफ होगी, कहते हैं हाथ की 5 उंगलियां हैं उनके, किसी को भी लगेगी तो वो दर्द तो सेम होगा। तो मेरे ख्याल में बच्चों को सबको सेम प्यार करना चाहिए, चाहे किसी तरह का। माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं ना। तो आपका प्रोग्राम में वो आपको कहना था कि बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने तो दुआ में शामिल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने कॉल की और अपनी राय का इजहार किया और अपनी जिंदगी का तजुर्बा भी बताया। हम शाकरा बाजी की तरफ चलते हैं। जी, शाकरा बाजी, तो जैसा मेरी अभी ये बहन ने बताया
کہ इनकी माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है, मगर इन्होंने कोई फर्क नहीं किया। होना भी यही चाहिए, औलाद तो औलाद ही है, और फिर औलाद की अच्छी चीजों से यकीनन दिल खुश होता है। कभी कभी माँ बाप बहुत एक्साइटेड और खुश भी हो जाते हैं, तो देखिए उस खुशी का इजहार भी इस तरह से करें, क्योंकि ये बड़ा बारीक मसला है और बड़ा साइकोलॉजिकल मसला है, क्योंकि बाज बच्चे जो हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, माँ बाप के सामने तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर ही शाकरा जी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं और आप कॉल लेंगी। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं लुबना बोल रही हूँ हॉलैंड से। अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं है, मतलब टीवी में आप थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। मेरे ख्याल में मेरी हॉलैंड में आपके साथ मुलाकात हुई थी। ये जो अभी मुहर्रम गुजरे हैं, आपका आना हुआ था हॉलैंड मुहर्रम में? बेटे अभी ऐसा है कि इस वक्त तो हम तरबियत औलाद के हाँ जी, ओके ओके ओके। लेकिन चले ठीक है, मैं उसी बारे में बात करती हूँ। आपका प्रोग्राम सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अभी हदीस पाक बताई थी औलाद के एहतराम और हुस्न सलूक के बारे में। तो मुझे मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, लेकिन वो बच्चों के साथ थोड़ी सी शरारत करते हैं उसमें वो थोड़ा सा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं, तो मुझे अक्सर जो है ना, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप प्लीज इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालिएगा और बताइएगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, कि वो हमारी भी उसमें वापसी में हमारी भी उसी तरह से इज्जत करेंगे जितना हम उनको एहतराम देंगे और उनकी जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे। तो आप प्लीज इस बात पे थोड़ा सा ना क्लियर कर दीजिएगा विजन, क्योंकि हम लोग अक्सर ना बच्चों के साथ फ्रैंकनेस और मोहब्बत में थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज यूज कर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए, जो कि एहतराम के जुमरे में नहीं आती है। तो आप प्लीज इस पे रोशनी डालिएगा ताकि लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने अपने बच्चों को एग्जैक्टली उनको, मतलब क्योंकि पेरेंट्स, हम लोगों के यहाँ ये बहुत है कि जी पेरेंट्स को बहुत एहतराम करना चाहिए, उनके सामने उफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो औलाद की तरबियत में उनके एहतराम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हम लोगों के यहाँ उसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो आपका भी मैं प्रोग्राम सुन रही थी, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप प्लीज इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालें ताकि हम लोगों के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएं। बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो कुछ आपने पूछा है इसमें उस पर थोड़ी सी रोशनी हम और डाल दें। तो कोमल, इस सिलसिले में जरा सा आप मुझे दोबारा बताएंगे? जी यकीनन ये इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। नहीं, इनके क्वेश्चन जी इनका वही, इन्होंने जो ये हमने हदीस पढ़ी थी कि अपनी औलादों के साथ खुश अखलाकी से पेश आओ और उनके साथ नेकी करो, क्योंकि वो गुमान करते हैं कि तुम रिज़्क़ देते हो। तो उनका सवाल ये था कि उनके हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं जब बच्चों से तो थोड़ा रूड हो जाते हैं और वो नहीं होना चाहिए। तो उन्हें आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप इस बारे में वो चाहती हैं कि मजीद रोशनी डालें। ये सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, देखिए असल में बात यह है कि मैं जो बात कह रही थी पहले उसको इख्तिताम पे कर दूं और इसका भी जवाब देती हूँ कि पेरेंट्स की कोशिश ये होनी चाहिए बहुत ही मुख्तसर तौर पे कि आपके बच्चों के दरमियान कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और यकीनन एक कोई खूबसूरत होगा बच्चा, कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि जो उस स्टैंडर्ड का ना हो शक्ल सूरत के एतबार से, तो शक्ल सूरत के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से उनको डायरेक्ट कंपेयर नहीं करें, बल्कि अगर आप ये महसूस करें कि कोई बच्चा सेहत के लिहाज से आपके घर में ऐसा है, कमजोर है, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, वो उतना नहीं पिकअप कर सकता है, या बहुत से और तरह के इलनेसेस होते हैं, बाज बच्चे स्लो लर्नर्स में आते हैं, बाज बच्चों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा नहीं है, वो बच्चे महसूस करते हैं। बाजी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, सॉरी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Yes, I would like to see my child. आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। शाकरा जी इनका ये सवाल था कि जब इनके हस्बैंड बात करते हैं तो समटाइम रूड हो जाते हैं, और जैसा कि इस हदीस में है कि खुश अखलाकी से पेश आओ, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ही सिर्फ हमसे तमीज से बात करें, तो क्या माँ बाप का भी बच्चों से उतनी ही तमीज से बात करना जरूरी है? देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, इस पे मैं जरूर रोशनी डालूंगी, और मैं इस सिलसिले में अक़वाले आइम्मा अथार भी बयान करती हूँ। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने बच्चे जो हैं उनके साथ अच्छी तरह से पेश आओ।
तुम्हारा फर्जंद जो है उससे मोहब्बत करो। उसके अलावा नामों का सिलसिला भी आगे आता है, लेकिन हमारे आइम्मा ने, मोहम्मद आले मोहम्मद ने अपने अक़वाल में, अपने अंदाज में ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे बयान की है कि औलाद को भी एहतराम करो, औलाद का भी अदब करो। औलाद का अदब और एहतराम करने का मतलब ये है कि इसमें कुछ गहराई है। बाज़ वक्त ये लोग ये समझते हैं क्या मतलब अपने बेटे से इज्जत करें। बिल्कुल, इज्जत का मतलब यहाँ कुछ और मानी रखता है। देखिए, बच्चे जो है ना, अगर आप उनसे थोड़ा सा रूड बिहेवियर से बात करें तो पहली तो अफसोसनाक बात ये होती है कि बच्चों में रूडली बात करने की आदत हो जाती है। अगर आप बच्चों से सॉफ्टली बात करेंगे, उनके साथ पोलाइट होंगे, तो आपके बच्चे भी पोलाइटली बात करेंगे। अब ये अफसोस की बात है कि बहुत से घरों में मर्द, मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रही हूँ, मेरी बात को कोई माइंड ना करे, मगर बहुत से घरों में ऐसा है कि मर्द अपनी एक पर्सनैलिटी सब पर हावी रखना चाहते हैं। बीवियों के साथ उनका एटीट्यूड यही होता है। बहैसियत बाप के बहुत से घर ऐसे आपको जरूर मिलेंगे कि वो समझते हैं कि हम अपनी ऊंची आवाज से, अपने जोर से जो है वो सब पर छा जाएंगे। नहीं, अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी का दिल मोह लेना चाहते हैं, तो अपने एटीट्यूड को सॉफ्ट रखें। हम उस हस्ती का जिक्र करते हैं, सरकार दो आलम रिसालत माब, जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया है। तो देखिए उनकी गुफ्तार में, उनके अंदाज में कितनी नरमी और शफकत थी। तो बच्चों से हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि सॉफ्टली बात करें, पोलाइटली बात करें। हाँ, मगर जहां उनकी गलतियां हो रही हैं, अगर आप हर वक्त ही सॉफ्ट रहेंगे तो उनकी इस्लाह कैसे होगी। तो उनकी इस्लाह का जब मौका आता है, उस वक्त आप ये इजहार भी करें कि इस वक्त हम जो है वो तुम्हारी इस बात से नाराज हैं, मगर उसका भी एक अंदाज होना चाहिए। वरना होता क्या है कि बच्चों में मुकाबले की आदत पड़ जाती है। फिर वो जब जरा और बड़े होते हैं और अपना कदम रखते हैं, जवानी में शबाब का आलम आता है, तो आप देखें कि उनके बिहेवियर्स रूड हो जाते हैं। और अगर बच्चे में आदत है चीख के और जोर से बात करने की, झुंझला के बात करने की, तो शुरू से बच्चे की इस आदत को मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि घर से फिर ये बात खानदान में जाती है, खानदान से फिर माशरे में आती है, और फिर ये होल सोसाइटी में होती है। और बच्चा अगर इस चीज का आदी हो जाए तो ये रूड बिहेवियर्स कोई भी पसंद नहीं करता। और ये यकीनन उसी वक्त मुमकिन होगा जब वालिदैन सॉफ्ट स्पोकन होंगे, तरीके से और सॉफ्टली तमीज से बात बात करेंगे, ताकि फिर उनमें सॉफ्टनेस की आदत पड़ जाए, पोलाइटनेस की आदत पड़ जाए। और फिर एक और बात भी है, इसमें बड़ी अहम बात है कि जब आपका एटीट्यूड सॉफ्ट होगा तो बच्चे को अगर बाहर कोई मसला है तो वो आके माँ बाप से बयान करेगा। जब उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ तो अच्छी बात पर भी गुस्से से बात की जा रही है, तो वो अपने मसाइल को छुपाने लगता है। और जब वो अपने प्रॉब्लम्स को छुपाने लगता है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं है। यकीनन। और बाहर जब उसको कोई परेशानियां पेश शक्र आती जी हमारे साथ एक और मौजूद है। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोनों सिस्टर्स। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तरबियत औलाद माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। शुक्रिया। लेकिन मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो आपके ज़हन में आ जाए, कि हम लोग अक्सर कहते हैं तरबियत औलाद, और तरबियत औलाद में अपनी सारी तवानाई खर्च कर देते हैं, लेकिन तरबियत वालिदैन जो है वो हमारे पास नहीं होती। वो इस तरह के जब हम छोटी बच्ची की शादी कर देते हैं, वो 1 साल में माँ बन जाती है, तो 16 या 18 साल की बच्ची जब माँ बनती है तो वो तो खुद अभी बच्ची होती है, उसको क्या पता कि औलाद किस तरह संभालनी है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो 16 साल की बच्ची जिसको अपनी अभी सेहत का खास ख्याल रखना हो, इसके बजाय वो माँ बन के बच्चे को तो पाल दिया, लेकिन अपनी सेहत को वो खराब करती रहती है कि मैं तो माँ बन के मुझे क्या जरूरत है सेहत की। एक तो ये पहलू पे गौर करना पड़ता है। दूसरा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि घर में अगर आप ऐसा फ्रेंडली, ऐसा माहौल बनाएं जिससे बच्चे आपको घर में अपना दोस्ताना माहौल पसंद करते हों, तो फिर बच्चों को बाहर जाके दोस्ती करने की या दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं होती। मैं ये देखता हूँ
कि अक्सर हमारे घरों में ऐसी बच्चियां हैं जो आजकल भी जो सिलसिला चल रहा है कि ऐसी बच्चियां हैं जो उनके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो औरतों की होती हैं, लेकिन वो घर में माँ को नहीं बताती, वो किसी दूसरे को नहीं बताती, लेकिन सहेलियों को बताती हैं और सहेलियां उनको सुनती हैं और फिर आगे बात करती हैं। अगर घर में इस किस्म का माहौल होगा, माँ और बेटी के अंदर प्यार मोहब्बत और सहेली का पन हो, दोस्ताना, तो बच्चियां अपने मसाइल भी बता सकती हैं और वहां से उनके इलाज वक्त पे भी हो सकते हैं, जैसे कि आजकल कैंसर चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे जरूरी ये बात है कि घर में अगर माँ बाप हैं तो बच्चों के ज़हन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये हमारे माँ बाप भी हैं, इनका एहतराम भी लाजमी है, लेकिन ये हमारे दोस्त भी हैं, उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप भी है, इनसे साथ हम राज़ो न्याज भी कर सकते हैं। तो जब ये चीजें बच्चों को घर में मिल जाएंगी तो फिर वो ना तो उनको बाहर जाने की जरूरत है और ना कोई ऐसी बातें सीखने की जरूरत होती है। घर में अगर सब कुछ मिल जाए तो बाहर कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि तरबियत औलाद में अगर सारी तवानाई आप औलाद की तरबियत पे ही सर्व करें और अपने आप पे ना करें तो ये भी मेरे ख्याल में बच्चों से ज्यादती होगी। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपकी कॉल का। बहुत अच्छी बातें इन्होंने की और यकीनन हम इसी बात पे बात करें शाकरा जी, जैसा कि आपने बताया कि जो माँ बाप का आपस में बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल होता है या माँ बाप का बच्चों से क्लोजनेस या उनके साथ ऐसा उनको माहौल देना कि वो खुलकर आपसे हर बात कर सकें। और यकीनन ऐसा देखा जाता है कि जिन घरों में बच्चे को दोस्त की तरह रखा जाता है अपने साथ, उसके प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, उसका डेली का स्कूल से स्टार्ट करते हैं, अगर हम उसका डेली होमवर्क चेक किया जाए, उससे क्लास की बातें पूछी जाएं और उसके इर्द गिर्द के माहौल के बारे में उससे पूछा जाए और उसको दोस्तों की तरह डील किया, तो बड़े होने तक वो आपका इतना बेहतरीन दोस्त बनता है कि यकीन उसको बाहर दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने प्रॉब्लम्स आप ही को बताता है। इन्होंने एक अहम पहलू तरबियत माँ बाप, यकीनन हम बात तो तरबियत औलाद पे कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर हमारा जो कॉन्सेंट्रेट हम पेरेंट्स पे ही कर रहे हैं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। टॉपिक हमारा तरबियत औलाद है, लेकिन इस वक्त जो हमारी गुफ्तगू चल रही है पिछले 3 हफ्ते से वो इस सिलसिले में चल रही है कि माँ बाप को किस तरीके से औलाद को डील करना चाहिए, माँ बाप को अपनी इस्लाह कैसे करनी चाहिए ताकि वो अपनी औलाद की बेहतरीन इस्लाह कर सकें। तो शाकरा जी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। देखिए, मेरे भाई ने जो इस वक्त गुफ्तगू की है तो उसमें उन्होंने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, अपना एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भी कुछ बताया है और कुछ पहलुओं पे रोशनी डाली है और वो कुछ सवाल भी इन अ वे वो सवाल भी हैं। जैसे वो बात कर रहे हैं इस वक्त 18 साल या 19 साल की लड़की, जाहिर है ये लड़की जो है ये यंग एज ग्रुप की जो मम्स हैं उसमें आ जाएंगी। अब यंग एज ग्रुप की जो मम्स हैं, अगर लड़की 18-19 साल की है तो माँ की एज जो होगी मेरे हिसाब से 38-40s में आएगी अगर वो उनकी बड़ी बेटी है। इतना फर्क हो जाता है ना आमतौर से। जहाँ यंग मम्स हैं वहां पर यकीनन, वैसे तो यंग पेरेंट्स का आजकल बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स आते हैं क्योंकि यंग पेरेंट्स बाज वक्त जिस तरह से बच्चों को संभालना चाहिए उस तरह से नहीं संभाल पाते क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इतना नहीं होता है। अगरचे कि एक पहलू ये भी है कि यंग पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से भी संभालते हैं, यानी दोनों नजरिए हमारे सामने हैं। तो चलिए इस वक्त हम इस नजरिए को लेके आगे बढ़ते हैं कि जो बहुत सी यंग मम्स हैं उनको मुश्किलात पेश आती हैं और मेरे भाई ने एक बात सेहत के सिलसिले से भी कही है कि वो बच्चों को संभालते संभालते माँ खुद बीमार होने लगती है, उसकी हेल्थ गिर जाती है। यहाँ पर बात होगी, चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, प्रॉब्लम्स इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर इतनी यंग मम है तो बहुत जरूरी है कि नानी या दादी, अब दादी की बात आएगी तो फिर मदर इन लॉ की बात आ जाएगी और फिर मदर इन लॉ की बात जब आएगी तो वहां पे व्यूज बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं और मदर इन लॉज भी बहुत सी मुख्तलिफ हैं। तो बहरहाल मैं पॉजिटिव वे में गुफ्तगू कर रही हूँ कि दादा दादी नाना नानी माँ बाप के बाद करीब तरीन रिश्ते हैं खाला और फूफी। अगर खानदानों में मोहब्बत है तो ये मसला भी बहुत अच्छी तरह से तय हो सकता है। अगर माँ यंग है तो कोई ये तो नहीं है कि जितने भी रिश्ते गिर्द हैं वो सब यंग हैं। जिनको एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हैं अगर उनके पास वक्त हो तो थोड़ा बहुत मदद करें, इसलिए कि एक बच्चा एक माँ बाप ही का बच्चा नहीं है, वो किसी का भतीजा भी है, किसी का भांजा भी है, किसी का नवासा भी है, किसी का पोता भी है। तो इस एतबार से खानदान के अफराद अगर करीब हैं तो उनको हेल्प थोड़ी सी करनी चाहिए
और जो यंग मम्स हैं उनके लिए मैं भी कहूंगी कि अगर कोई ऐसी यंग मम्स हैं कि जिनके गिर्द इस तरह के रिश्ते ज्यादा नहीं हैं भी तो वो अपने हालात में इस तरह गिरफ्तार हैं कि उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो आजकल बहुत अच्छे मैगजीन्स आते हैं बच्चों के ट्रेनिंग के लिए कि स्टेज बाय स्टेज उनकी किस तरह हेल्प करें। और देखिए माँ को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और फिर माँ के बाद सबसे बड़ी अदर चीज बाप है। जहाँ यंग मम्स हैं, बाप भी यंग होगा, तो माँ बाप को दोनों को मिलके बच्चे के सिलसिले में हेल्प करनी चाहिए। घर का दोस्ताना माहौल, इसका हम बार बार जिक्र करते हैं और करते रहेंगे कि एक घर के अंदर खुशगवार माहौल होना चाहिए। अब जरा सी दुनिया में नफसा नफसी बढ़ गई है, ये भी सुनने में आता है कि मैं, मेरा शौहर, मेरा बच्चा, बस ये घर है, ये घर नहीं है। जहां ये जहनों में तसव्वुर है ना, ये है एक फैमिली यूनिट है ये, मगर हम इस्लामी एतबार से और फिर अपने कल्चर के एतबार से ये समझते हैं कि बेटे को या बेटी को शादी करने के बाद भी खानदान बढ़ गया है, जो करीब तरीन रिश्ते हैं वो सब भी एक हैं और एक दोस्ताना माहौल हो। उसके अलावा यकीनन माँ को बेटी से और बेटे को से बाप को इतना क्लोज होना चाहिए कि अगर उनके कोई हेल्थ के पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो अगर बेटी माँ से नहीं कहती है तो क्यों नहीं कहती है, इसके कुछ रीजंस होंगे। इसलिए नहीं कहती होगी कि शायद वो ये समझती हो कि मेरी माँ इसका कोई पॉजिटिव आंसर नहीं देगी, वरना माँ से बढ़ के कौन सी चीज है। तो माँ बाप को बच्चों के अंदर इनसिक्योर फीलिंग्स खत्म करनी चाहिए, इतना करीब होना चाहिए औलाद से, डिसिप्लिन भी रखना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि किस बात पर मेरी माँ और मेरे बाप नाराज होंगे। डिसिप्लिन भी लाइन की ड्रॉ होनी चाहिए, मगर क्लोजनेस भी होनी चाहिए। जैसा हम परवरदिगार आलम के लिए जब बात करते हैं तो अल्लाह गुलुए रख से करीब भी है, अल्लाह माफ करने वाला भी है, अल्लाह कहार भी है, और अल्लाह से मोहब्बत भी करो। तो बिल्कुल इसी तरह से माँ बाप को एक डिसिप्लिन भी रखना है और माँ बाप को मोहब्बत भी देनी है। उनके अंदर इनसिक्योर फीलिंग्स खत्म करनी चाहिए कि अपना प्रॉब्लम हमें बताओ। और माँ बाप के पे जब कॉन्फिडेंस होगा तो यकीनन लड़की या लड़का अपने प्रॉब्लम्स माँ बाप से कहेंगे, बाहर वालों से क्यों कहेंगे। शाकरा जी, इन्होंने जो बात कही थी कि छोटी उम्र की जो बच्ची होती है, यकीनन ये भी फिर माँ पे ही आ जाता है कि अगर एक माँ अपनी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल या 17 साल है उसकी शादी कर रही है, तो माँ को चाहिए कि बच्ची को चीजों को थोड़ा बताए, बच्ची को थोड़ा संभाले। शादी इससे कि वो शादी अज़वाजी जिंदगी में जा रही है, उसको थोड़ी ट्रेनिंग दे कि उसको अगली जिंदगी में मुश्किलात ना आए। शाकरा जी, अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ पढ़ूंगी आयमा तरीन के फरमान से, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। आयमा तरीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बेटी या बेटे का जब नाम रखो, ऐसा नाम रखो कि उम्र भर वो अपने इस नाम की वजह से मुत्तकी रहे, इस नाम के पॉजिटिव असरात उस पे हों। पेरेंट्स को बच्चे का नाम रखते हुए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा नाम रखें जो बच्चे के ऊपर पॉजिटिव असरात दें। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में रोशनी डालें। देखें कोमल, आजकल नामों के सिलसिले कुछ अजीब और गरीब चले हुए हैं। अब बात यह है कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में और भी चीजें शिकार हो रही हैं, गिरफ्त में आ रही हैं वेस्टर्न सोसाइटीज की, और ख्यालात में तब्दीलियां आ रही हैं, इसी तरह से नाम बहुत ज्यादा तबाही का शिकार हो रहे हैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में। मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात, वो हस्ती के जो जानशीन रसूल है, वो हस्ती जिसने हमें हर वो रास्ता बताया जो बेहतरीन रास्ता है दायरा इस्लाम का। मौला फरमाते हैं और इस तरह से इरशाद फरमाते हैं कि देखो अपने बेटे का अच्छा नाम रखो। पहले मैं एक हदीस रसूल भी यहाँ बयान कर दूं। सरकार दो आलम रिसालत माब मौलाए कायनात से फरमाते हैं, ऐ अली, हर बेटे का अपने बाप पर यह हक है
کہ وہ اس کے لیے اچھا سا نام تجویز کرے اور نہایت عمدہ طریقے سے اس کی تربیت دے۔ سرکار دو عالم رسالت پاک نے مولائے کائنات کو مخاطب کر کے یہ فرمایا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی آدمی ہو اپنے فرزند کے لیے اس کا پہلا نیک کام یہ ہوگا کہ اس کے واسطے ایک خوشنما نام چنے۔ نیز تم میں سے ہر شخص کو بچے کی نام گزاری کے وقت نام کے جمالیاتی پہلو پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، بہت سی احادیث ہیں جس میں نام پر بہت توجہ دی گئی ہے، مگر میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں کہ نام پر توجہ تو دی جا رہی ہے مگر توجہ کے زاویے یا اینگلز کچھ اور ہو گئے ہیں۔ ایک یہ بات بھی آج کل بہت کہی جاتی ہے کہ اگر ہم یہ نام رکھیں گے تو جس سوسائٹی میں ہم ہیں اس سوسائٹی میں یہ نام پکارنے کے لیے لوگوں کو مشکل ہوگا۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ تو کیا آپ اپنے نام بگاڑ لیں گے اس لیے کہ پکارنے والے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں پکاریں گے؟ کیا آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ اسی سرزمین پر رہیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا کوئی اور بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا سب کو معلوم تھا کہ ہماری اولادیں اس زمین پر پرورش پائیں گی؟ تو چینجز ہو سکتے ہیں لائف میں۔ آپ اپنے اصولوں کو، اپنے پرنسپلز کو کیوں بدل رہے ہیں؟ جب دین اسلام میں اس بات پر اہمیت دی گئی ہے کہ اپنے بیٹے سے ظاہر ہے بیٹے کا ذکر آتا ہے مگر اولاد کا اچھا نام رکھو، جمالیاتی خصوصیات کہا گیا۔ کیوں نام کو اتنی اہمیت دی گئی؟ اس لیے کہ نام انسان پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ نام سے انسان کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ اس کی زندگی پر بہت اثر کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ اور پھر ہمارے یہاں ناموں کے لیے خاص طور سے متوجہ کیا گیا کہ انبیاء کے ناموں میں سے نام رکھو، ائمہ اطہار کے جو نام ہیں اور جو ہماری مقدس شہزادیاں ہیں ان کے ناموں میں سے نام رکھو، اچھے نام رکھو۔ اور یہاں تک ذکر کیا گیا کہ اگر گھر میں کوئی بچہ نام کا محمد نام کا ہوگا، علی نام کا ہوگا، حسن و حسین نام کا ہوگا تو اس گھر میں فقیری نہیں آئے گی، اس گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا تو گھر میں خیر و برکت عطا ہوگی۔ تو ہم اچھی چیزوں کو چھوڑ کر اس لیے سے زیادہ پریشان ہیں کہ فلاں لوگ ہمارے بچے کا نام کس طرح سے پکاریں گے، اسکول میں یہ نام ٹیچرز کو مشکل لگے گا۔ دیکھیے، نام آپ کی ایک پرسنل چیز ہے، ماں باپ کو اس چیز پر اہمیت دینی چاہیے۔ اگر گھر میں نام میں کنفیوژنز ہیں تو آپ استخارہ دکھا دیں کہ آپ یہ نام رکھیں۔ نام سے بہت چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، نام ہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ایسے نام آ گئے ہیں کہ کیا ذکر کیا جائے ان ناموں کا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک مولانا کی تقریر کا ایک جملہ ہے، انہوں نے اس انداز سے کہا کہ قبر میں فرشتے تمہیں تمہارے نام سے پکاریں گے، جو نام ہر وقت لیا جاتا ہے۔ اب آپ خوش ہو کے اپنی بیٹی کو پنکی ڈنکی کہہ رہے ہیں تو قبر میں یہی آواز آئے گی پنکی ڈنکی کی۔ تو اس لیے نام جو ہے اس پر متوجہ رہنا چاہیے، اقوال معصومین پر توجہ دینی چاہیے کہ نام بڑی اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں، اس کے مقدر پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا نام رکھو تاکہ تمہاری اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس نام سے پروان چڑھے اور وہ نام بلندی حاصل کرے۔ یقیناً شکر باجی آپ نے صحیح کہا کہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر، اس کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن حسب معمول میرے سوالوں کی لسٹ ختم نہیں ہوئی اور کچھ سوال کرنے کے بعد پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ لیکن میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک مجلس سن رہی تھی اور وہاں میں نے یہ حدیث، ایک واقعہ چھوٹا سا میں نے پڑھا اور میں چاہوں گی کہ میں یہ بیان کروں، اس لیے بیان کروں کہ تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ وہ حلال رزق پیدا کریں،
कमाएं और ज़्यादा अपनी औलाद के लिए ऐसे रिस्क के मौके पैदा करें जो कि जायज़ तरीक़ों से हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी जो कि जंग उहद में मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद बहुत आगे डटे रहे, उनके बारे में ये वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद हमेशा दर्स देते रहे। उन्होंने एक तरीक़ाकार किया कि दर्स देना, और वो सहाबी नमाज पढ़कर घर चले जाते थे। तो एक रोज़ नबी करीम ने उनसे सवाल किया कि आप नमाज पढ़ते ही घर चले जाते हैं, और यकीनन ये सवाल उन्होंने हमारे लिए किया, लोगों को बताने के लिए किया। वो तो सब जानते हैं, ज़मीन आसमान के राज जानते हैं कि आप घर चले जाते हैं और दर्स नहीं सुनते नमाज पढ़ के। तो उन्होंने कहा कि मेरे हमसाया के घर एक खुरमे का दरख्त है, खुरमा, डेट, खजूर, और जब मैं नमाज पढ़ के आपका दर्स सुन के घर जाता हूँ तो उस वक्त तक 2-3 खुरमे मेरे घर में गिर चुके होते हैं, और मैं नहीं ये चाहता कि मेरे बच्चे बेख्याली में या बेध्यानी में वो खुरमे खा लें। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के अंदर कुछ भी हराम या मशकूक गुज़र जाए। तो इस हद तक इंसान को अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी तरबियत करते वक्त, उनके रिस्क उनको देते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो नाज़रीन, यकीनन आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपके साथ फिर इस प्रोग्राम में शामिल होंगे अपनी बहुत ही अजीज़ ज़ाकरा अहले बैत मोहतरमा शाकरा रज़ा के साथ। शाकरा बाजी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद की इस्लाह या तरबियत औलाद या हुस्न तरबियत वाजिब है, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? ये वाजिब है और इसके क्या क्या तकाजे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। देखिए, ये आपका सवाल कि औलाद की तरबियत वाजिब है, बिल्कुल सही है कि औलाद की तरबियत वाजिब है। औलाद जो आपके बेटा या बेटी जो भी है, जब वो दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद जो माँ बाप का जिहाद है, जिसे मैं लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल करूंगी, वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर कई चीज़ें हैं, बहुत सारे तकाजे हैं जो हमारे सामने हैं, और इस सवाल का आपका जो जवाब है उसमें सबसे पहले इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि हुस्न तरबियत में आप औलाद को कितनी अहमियत देते हैं। दीन इस्लाम में औलाद को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, कितनी अहादीस हैं हमारे सामने, कितने अक़वाल मासूमीन हैं कि औलाद इंसान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, एक बहुत बड़ा खजाना है। जनाब ज़करिया औलाद की तड़प के लिए खुदा से दुआ करते हैं और फरमाते हैं कि परवरदिगार, मुझे एक बेटा अता कर जो मेरा वारिस हो। यानी औलाद जो है वो इंसान की वारिस होती है। ये बात जहन में रहनी चाहिए। इस एतबार से उस औलाद की तरबियत का एहतमाम करना है। अब जब हम तरबियत औलाद कहते हैं एक मुसलमान की हैसियत से, हमारी गुफ्तगू जो है दायरे इस्लाम में हो रही है, तो हमारे तकाजे आम तरबियतों से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो आम तरबियत है बच्चों की जो हो रही है, जो कि हर समझदार पेरेंट्स करते हैं, हर सिविलाइज्ड कल्चर में माँ बाप चाहते हैं कि अपनी औलाद को अच्छा उठाएं। ये एक वास्ट डेफिनेशन हो गई तरबियत औलाद की कि हर सिविलाइज्ड कल्चर में, हर पढ़े लिखे कल्चर में, हर पढ़े लिखे माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को अच्छा उठाना चाहते हैं और बेहतरीन तरबियत करते हैं, और उनकी कोशिश होती है वो फोकस करते हैं बच्चों की ट्रेनिंग पर, जिसे हम हुस्न तरबियत कहते हैं। दायरे इस्लाम में इसकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बहैसियत मुसलमान माँ बाप के हमारी तरबियत का दायरा और वसी हो जाता है कि हमें उन्हें एजुकेशन जो देनी है। यहाँ पर एक हस्ती का जिक्र कर दूं, ये बहुत बड़े फलसफी भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी थे, मरहूम डॉक्टर ख्वाजा गुलामुस सैयदैन। इन्होंने एजुकेशन का मतलब ये लिया है
کہ یہ مدرسے میں اسکولس میں جو ڈفرینٹ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، وہ سب ایجوکیشن میں شامل ہوتے ہیں. ایجوکیشن کا مطلب یہی ہے ٹو ایجوکیٹ اے چائلڈ. یہ جتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسا گزرا آپ کا ہفتہ؟ ہاں خدا کا شکر ہے، اچھا وقت گزر رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. اور یقیناً جیسا آپ نے کہا کہ یہ ہمارا پروگرام جس میں تربیت اولاد کا سلسلہ ہے، ہمارے ناظرین بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں اپنے کچھ ایکسپیرینسز آف لائف سے اور جو کچھ بھی وہ ہمارے پروگرام میں ایڈ اپ کرنا چاہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں گے. یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت سے لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بہت سی ایسے موضوعات، ایسی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں کہ وہ یقیناً فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. شاکرہ باجی، میں اپنے اس پروگرام کو آگے لے کے بڑھتی ہوں، اور کیونکہ جو گزشتہ ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں کالز میں جو آئی تھیں، اور آپ نے ماشاءاللہ ان کا بڑا مجھے اچھی فیڈ بیک ملی، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ای میل بھی ایک بنائیں گے جہاں پر ناظرین ہمیں فیڈ بیک دے سکیں گے، یا ان کے جو کوشچنز وہ آن ایئر نہیں کر سکتے وہ آف ایئر ہم سے کر سکتے ہیں. تو شاکرہ باجی، میں پہلے سوال کی طرف چلوں گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ کا گزرا ہوا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا، اور یقیناً بہت اچھا گزرا ہوگا. ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر تربیت اولاد پر میں اپنے یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. میں اپنے پروگرام کی شروعات ہمیشہ کی طرح امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان سے کروں گی: اپنی اولادوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور نیکی کرو، کیونکہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ تم ان کو رزق عطا کرتے ہو. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی محترم گیسٹ ذاکرہ اہل بیت محترمہ شاکرہ رضا موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گی اور ہمارے سوالوں کے جواب دیں گی. ناظرین، کچھ دیر کے بعد ہماری فون لائنز بھی اوپن کر دی جائیں گی، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اپنی رائے دے سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اپنے زندگی کے تجربات بتا سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی گیسٹ کی طرف لے کے چلوں گی. السلام علیکم شاکرہ باجی. وعلیکم السلام. کومل کیسی ہیں؟ خیریت؟